हैं बच्चों। जैसे ओम के नियम, जो ओम का नियम था उसके अंदर आप लोगों ने एक मैंने बोला था कि V प्रोपोर्शनल टू I होता है, V समानुपाती I होता है। समानुपाती के चिन्ह को जब बराबर के चिन्ह में चेंज किया था तो अपन लोग एक कांस्टेंट लेके आए थे। जब बराबर के चिन्ह में चेंज किया था तो एक कांस्टेंट आया था जिसे बोला था प्रतिरोध। तो आज अपन उसके बारे में देखने वाले हैं। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया भी था उस टाइम की प्रतिरोध है, उसके बारे में अपन लोग आगे डिटेल से पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज अपन उसके बारे में देखने वाले हैं। तो आज का अपना बेसिकली जो टॉपिक होने वाला है बच्चों वो क्या है, प्रतिरोध, रेजिस्टेंस। ये प्रतिरोध क्या बला है इसके बारे में आज अपन लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो वीडियो को पूरा देखिए बच्चों और ध्यान से देखिए, बहुत ही इंटरेस्टेड होने वाला है ये आपका सेशन जो है, बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टेड लेक्चर होगा। ठीक है, तो देखो प्रतिरोध पढ़ने से पहले अपन लोग कुछ थोड़ा मेटल के बारे में बात कर लेते हैं। कोई भी धातु होती है तो उसकी संरचना के बारे में थोड़ा सा ऐसे देख लेते हैं। जैसे कोई धातु है, अब अपन को पता है कोई भी मेटल होगा, कोई भी धातु होगी वो, या कोई भी जो पदार्थ होता है बच्चों, आप लोगों को भी पता है ये चीज कि वो अणुओं से मिलकर बना हुआ होता है, और जो अणु होते हैं वो परमाणुओं से मिलकर बने हुए होते हैं। ठीक है, तो बेसिकली अपन बोले तो सबसे छोटी इकाई होगी परमाणु। ठीक है, अब परमाणु के अंदर बच्चों जैसे मान लो ये एक परमाणु है, अपन ने ले लिया एक, जिसके अंदर ये एक नाभिक होता है जिसके अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहते हैं। केमिस्ट्री में आप लोग पढ़ा है ये। ठीक है, अब इसके बाहरी जो कक्ष होते हैं उनके अंदर क्या होते हैं बच्चों, इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते रहते हैं। उनके अंदर क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं ऐसे। उनके जो बाहरी कक्ष होते हैं इसके अंदर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। ठीक है, जैसे इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते रहते हैं, इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं। ठीक है, अब ये बात अपन लोगों ने देख ली। अब ये जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ये देखो, ये जो पॉजिटिव, ये जो प्रोटॉन है इन पर बच्चों प्लस चार्ज होता है, ये पॉजिटिव होते हैं, और इस पर इलेक्ट्रॉन होते हैं उन पर माइनस चार्ज होता है। तो इन दोनों के बीच में आकर्षण बल लगता है, विद्युत बल लगता है, जो आकर्षण बल होता है। ठीक है, विपरीत बल क्या करेगा, ये जो प्रोटॉन रहेगा, ये जो पॉजिटिव चार्ज रहेगा, ये जो नाभिक रहेगा, इससे इलेक्ट्रॉन बंधे रहते हैं, एक बल के द्वारा बंधे रहते हैं। ठीक है, अब आप लोग देखो कि जैसे जैसे ये यहाँ पर है एक इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर ये नाभिक है। अब ये जो नाभिक है ये इस इलेक्ट्रॉन को जो पास में है इसको एकदम मजबूती से बांधे रखेगा। फिर जैसे जैसे अपन दूरी बढ़ती जाएगी, जैसे मान लो दूसरे कक्ष में आ गया, फिर थोड़ा बल जो है वो कमजोर हो जाएगा। फिर जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएगा फिर बल कमजोर हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट रहता है, जो बाह्यतम कक्ष रहता है, इसको कक्ष बोलते हैं, ये आप लोगों ने केमिस्ट्री में देखा है। ये जो बाह्यतम कक्ष रहेगा, जो बाह्यतम कक्ष रहेगा उसका जो इलेक्ट्रॉन रहता है बच्चों वो वीकली बॉन्डेड रहता है, यानी उसका जो बंध रहता है ये एकदम वीक रहता है, कमजोर रहता है, यानी ये नाभिक इसको एकदम कमजोर बल से ऐसे बंधा हुआ रहेगा। और तो क्या होगा कि जब इसको थोड़ी सी एनर्जी मिल जाएगी तो ये जो बाह्यतम कक्षीय जो इलेक्ट्रॉन्स है ये क्या होते हैं, मुक्त हो जाते हैं, ये बाहर मुक्त हो जाते हैं और इधर उधर यादृच्छिक गति करते रहते हैं, रैंडम मोशन करते रहते हैं। ठीक है, क्या बोला मैंने कि जो बाह्यतम कक्ष के जो इलेक्ट्रॉन रहते हैं बच्चों वे नाभिक से वीक बॉन्ड से, कमजोर बंध से बंधे रहते हैं, जिससे उनको थोड़ी सी एनर्जी मिलते ही क्या करते हैं, वो मुक्त हो जाते हैं। ठीक है, और ऐसी यादृच्छिक गति करने लगते हैं। ठीक है, इन्हीं मुक्त इलेक्ट्रॉनों के कारण क्या होती है बच्चों, ये जो मेटल अपन ने लिया था उस मेटल के अंदर क्या होती है, उस धातु के अंदर धारा प्रवाहित होती है। ठीक है, इन्हीं मुक्त इलेक्ट्रॉनों के कारण, क्योंकि अपन ने यही तो बोला था आवेशों के प्रवाह की दर को क्या कहते हैं, विद्युत धारा कहते हैं। ठीक है, तो ये तो बात हुई इनकी। ठीक है, अब देखो ये यादृच्छिक गति करते रहती है, इनका प्रवाह होगा तो प्रवाह में क्या कहानी आएगी वो चीज अपन देखेंगे। तो देखो मैं इसको मिटा रहा हूं, अब चलो इधर देख ले, तो इधर देख लो। जैसे मान लो एक धातु का तार है अपने पास, ये एक धातु का तार है। ठीक है, ये एक धातु का अपने पास वायर है। ठीक है, अब इसके अंदर आप लोगों को भी पता है कि जैसा कि आप लोगों को इस चित्र के अंदर दिख रहा है, इसके अंदर बच्चों क्या रहते हैं, पॉजिटिव चार्ज भी रहते हैं और नेगेटिव चार्ज, मतलब इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, ये अणु, ये सारी चीजें इसके अंदर रहती है ऐसे। पॉजिटिव चार्ज है बच्चों, उसको मैंने गोले से दिखाया है, और जो नेगेटिव चार्ज है उसको मैंने ऐसे दिखाया है, मुक्त इलेक्ट्रॉन को ऐसे दिखाया है मैंने, ये इसके अंदर मुक्त इलेक्ट्रॉन्स है। ठीक है, अब ये क्या करते हैं बच्चों, इनकी गति यादृच्छिक होती है। इनकी गति क्या होती है, यादृच्छिक होती है, मतलब ये इधर उधर गति करते रहते हैं, जैसा कि आप लोगों को इस चित्र के अंदर दिख रहा होगा। ठीक है, ये इधर उधर गति करते रहते हैं, इनकी गति इधर उधर होती है। जैसे ये इलेक्ट्रॉन इधर गति कर रहा है, मान लो ये इधर कर रहा है, ये इधर कर रहा है,
इधर ये, इधर ये, इधर ऐसे यादृच्छिक गति रहती है इनकी। लेकिन जैसे ही मैं बच्चों इनको क्या करता हूं, जैसे ही मैं इनको एक बैटरी से जोड़ता हूं, इस तार को एक बैटरी से मैंने जोड़ दिया, तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं, जब मैं एक बैटरी से इसको जोड़ूंगा तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे बच्चों, वो क्या करेंगे, इस बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल की ओर गति करने लगेंगे। यानी सारे इलेक्ट्रॉन ऐसे गति करने लगते हैं। सारे इलेक्ट्रॉन्स की जो गति की जो होता है वो इधर होती है, ऐसे ऐसे इधर गति करेंगे पॉजिटिव की ओर, क्योंकि इन पर नेगेटिव चार्ज है, तो ये क्या करेंगे, इसको आकर्षित करते हैं, तो इसलिए क्या होता है, ये इधर की ओर सारों की गति इधर हो जाती है। ठीक है, अब आप लोग देख रहे हो कि यहाँ पर इतने सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं, अदर एटम्स हैं। ठीक है, तो अब इलेक्ट्रॉन्स है, जैसे मान लो इस इलेक्ट्रॉन की बात करूं मैं, एक ही इलेक्ट्रॉन है, इसको गति करते हुए यहां से यहां तक आना है, मतलब इधर ही ऐसे गति करेगा, तो इधर गति करेगा, तो आप लोग देखो यहाँ पर कितनी भीड़ सी हो रखी है। ठीक है, इन एटम्स की, आयंस की, और ये जो इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं इनकी क्या हो रखी है, भीड़ सी हो रखी है। तो आखिर इनसे क्या करेगा, ये टकराएगा, इनसे टक्कर होगी, इनसे टकराएगा तो मतलब कभी इससे टकरा के इधर, फिर इधर, फिर इधर, फिर इधर, फिर इधर, फिर इधर, ऐसे ऐसे करके ये पहुंचता है। यानी इसके जो वेग है, इसके प्रवाह में क्या उत्पन्न हो रही है, बाधा उत्पन्न हो रही है, इसके प्रवाह में बाधा उत्पन्न हो रही है, क्योंकि अदर जो एटम्स रहते हैं, इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं, उनसे क्या करता है, कोलाइड करता है, उनसे टकराता है, जिसके कारण क्या होता है बच्चों, इसके प्रवाह में, ये जो इसका प्रवाह हो रहा है, इसके अंदर क्या होती है, बाधा उत्पन्न होती है। वही जो बाधा उत्पन्न होती है, इसी को बच्चों बोलते हैं प्रतिरोध। यानी ये क्या करते हैं, इसको रोकते हैं, प्रतिरोधित करते हैं। ठीक है, प्रतिरोध, उसी को बोलते हैं प्रतिरोध। यानी चालकों के अंदर आवेश प्रवाह में जो बाधा उत्पन्न होती है, उसे क्या बोलेंगे बच्चों, अपन प्रतिरोध। ठीक है, तो ये बात होगी अपनी प्रतिरोध की। तो प्रतिरोध उम्मीद करता हूं आप लोगों की समझ में आया होगा कि जो चालक होते हैं बच्चों, उसके अंदर अदर इलेक्ट्रॉन्स और आयंस वगैरह एटम्स रहते हैं, उनसे क्या होते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन जब प्रवाहित होते हैं तो उनसे उनकी टक्कर होती है। टक्कर होने से इनके प्रवाह में जो बाधा उत्पन्न हो रही है, उसी को अपन बच्चों बोलेंगे क्या, प्रतिरोध। ठीक है, तो चालकों में आवेश प्रवाह में उत्पन्न बाधा को क्या बोलते हैं बच्चों, प्रतिरोध बोलते हैं। तो आप लोग हेडिंग डालो प्रतिरोध, हेडिंग डालो प्रतिरोध। इसके अंदर लिखो चालकों में आवेशों के प्रवाह में उत्पन्न बाधा को, चालकों में आवेश प्रवाह में उत्पन्न बाधा को प्रतिरोध कहते हैं, बाधा को प्रतिरोध कहते हैं, प्रतिरोध कहते हैं। ठीक है, तो ये बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट है और एकदम इजी सा है। आप लोग इसकी डेफिनेशन लिख लो। प्रतिरोध क्या होगा, चालकों में आवेश प्रवाह में उत्पन्न बाधा को क्या कहते हैं बच्चों, प्रतिरोध कहते हैं। ठीक है, ये लिख लो आप लोग। इसके बाद में अपन देखते हैं कि प्रतिरोध होता है, वो चालक होता है, उस पर किस किस पर निर्भर करता है, यानी प्रतिरोध की निर्भरता देखते हैं अपन आगे। प्रतिरोध की निर्भरता, प्रतिरोध किस किस क्वांटिटी पर निर्भर करता है। ठीक है, तो अगला अपना जो टॉपिक है बच्चों, वो है प्रतिरोध की निर्भरता, यानी प्रतिरोध किस किस क्वांटिटी पर निर्भर करता है, कैसे कैसे निर्भर करता है। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों, आप लोग बिल्कुल इसको ध्यान से देखना। ठीक है, प्रतिरोध किस किस क्वांटिटी पर निर्भर करता है। ठीक है, तो प्रतिरोध बच्चों बेसिकली चार चीजों पर निर्भर करता है। एक तो बच्चों निर्भर करता है जो चालक तार अपन ने लिया है उसकी लंबाई पर, किस पर निर्भर करेगा, एक तो उसकी लंबाई पर, एक निर्भर करेगा बच्चों उसकी मोटाई पर, यानी उसके अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल पर, मोटाई पर। ठीक है, पहला तो किस पर, उसके लंबाई पर, दूसरा किस पर, उसकी मोटाई पर, और तीसरा निर्भर करेगा बच्चों टेम्परेचर पर, ताप पर निर्भर करेगा। और ये जो तार है ये कौन से मेटल का बना हुआ, कौन सी धातु का बना हुआ, इस चीज पर निर्भर करता है। यानी चार चीजों पर बेसिकली प्रतिरोध होता है, वो निर्भर करता है। अपन 1 बाय 1 देखते हैं, तो बिल्कुल आप लोग ध्यान से देखना। सबसे पहले जो अपन देखेंगे बच्चों, सबसे पहले देखेंगे चालक तार की लंबाई पर। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज चल रही है, एग्जाम में 1 नंबर का क्वेश्चन आता है। चालक तार की
लंबाई पर, चालक तार की लंबाई पर इसकी निर्भरता अपन देखेंगे। ठीक है, चालक तार की लंबाई पर प्रतिरोध कैसे निर्भर करता है, लंबाई के साथ कैसे परिवर्तित होता है। तो सबसे पहले प्रतिरोध क्या था कि जो चालक तार होता है बच्चों, उसमें बाधा उत्पन्न होती है, उसके प्रवाह में जो बाधा उत्पन्न होती है उसी को अपन क्या बोलते हैं, प्रतिरोध बोलते हैं। ठीक है, जो प्रतिरोध होता है वो किस किस चीज पर डिपेंड करता है वो चीज देखने वाले हैं। तो सबसे पहले तो अपन देखेंगे कि जो बच्चों प्रतिरोध होता है वो चालक तार की लंबाई पर कैसे निर्भर करता है। ठीक है, तो दो चालक तार लेता हूं मैं, ठीक है, जिनमें लंबाई में क्या है, डिफरेंस है। मान लो एक चालक तार है जिसकी लंबाई ये दे रखी है L1। एक बार आप लोग रुक जाओ, ध्यान से आप लोग एक बार देख लो। ठीक है, एक चालक तार की लंबाई ये L1 दे रखी है। दूसरा चालक तार है जो सेम ही मटेरियल का बना हुआ है, यानी सेम ही धातु का बना हुआ है और उसकी मोटाई भी सेम ही है और उसकी जो लंबाई दे रखी है वो ये दे रखी है L1। ये L1 है इसकी लंबाई और इसकी लंबाई क्या है बच्चों, L2 है। ठीक है, अब मैंने आप लोगों को बताया कि जो प्रतिरोध होता क्या है, बेसिकली प्रतिरोध क्या होता है, चालक तार में जो आवेश प्रवाहित होते हैं उसमें जो बाधा उत्पन्न होती है उसी को क्या बोलते हैं अपन, प्रतिरोध बोलते हैं। ठीक है, तो अपन बात करते हैं अब एक इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं। एक इलेक्ट्रॉन है बच्चों जो यहां से गति करता है और ये इसके अंदर अदर एटम्स वगैरह हैं। ठीक है, ये अब इस इलेक्ट्रॉन को गति करके यहां पर पहुंचना है और एक ये तार है बच्चों जो सेम ही मोटाई का है, उसके अंदर भी एक ही इलेक्ट्रॉन है, उसके बारे में अपन देखेंगे। ठीक है, चलो देखो, अब ये इलेक्ट्रॉन है बच्चों, इसको यहां से चलकर यहां तक जाना है, तो ये ऐसे जाएगा, मान लो ऐसे जाएगा, इनसे टक्कर होते हुए यहां पहुंच जाएगा। ठीक है, अब ये इलेक्ट्रॉन है, ये इसने चलना स्टार्ट किया, तो अब सबसे ज्यादा बाधा किसमें उत्पन्न हो रही है, किसको ज्यादा टाइम लग रहा है जाने में उधर, सबसे बाधा उत्पन्न कौन से वायर में हो रही है, इस वाले में हो रही है। इस वाले में जाने में उसमें ज्यादा टाइम लग रहा है उसको। ठीक है, तो देखो जैसे कि आप लोगों को इस डायग्राम के अंदर भी दिख रहा है, आराम से देखो आप लोग, ये वायर बनाए हुए हैं दो, जिनकी लंबाई दोनों की अलग अलग दे रखी है। ठीक है, इसमें ये जो एटम्स दे रखे हैं दोनों के अंदर और एक इलेक्ट्रॉन्स दे रखे हैं जो अलग कलर का आप लोगों को दिख रहा होगा, अलग कलर का, डिफरेंट कलर का, ये इलेक्ट्रॉन है। अब इस इलेक्ट्रॉन को यहां से चल के वहां तक जाना है, एक इलेक्ट्रॉन को। ठीक है, और नीचे वाले में भी वो इलेक्ट्रॉन है, उसको दूसरे एंड तक जाना है, उस वायर के दूसरे सिरे तक जाना है, उस तार के दूसरे सिरे तक जाना है। अब देखो ये जो इलेक्ट्रॉन है ये मूव करना स्टार्ट करता है, तो ये मूव करेगा, ऐसे टक्कर होती रहती है, इसकी कोलिजन करता करता ये पहुंच जाता है वहां पर। अब जो नीचे वाला तार है उसके अंदर देखो कि जो कोलाइड करेगा, ये करेगा कितना टाइम लग रहा है उसको जाने में, क्योंकि इस तार की लंबाई ज्यादा है, यानी इसको कोलिजन ज्यादा होती है, इसको ज्यादा परेशानी होती है, ज्यादा बाधा उत्पन्न होती है। ठीक है, तो इसलिए इसका प्रतिरोध भी क्या था, ज्यादा था, और इसका प्रतिरोध क्या है, कम है। ठीक है, तो यहां से देखने पे अपन को पता लगा कि जो चालक तार होता है उसका प्रतिरोध लंबाई के साथ कैसे परिवर्तित होता है। आप लोगों को एग्जाम के अंदर पूछा जाए कि किसी चालक तार की लंबाई के साथ प्रतिरोध कैसे परिवर्तित होता है, तो आप लोग आसानी से बता पाओगे कि जैसे जैसे चालक तार की लंबाई बढ़ाते जाते हैं उसका प्रतिरोध क्या होता है, बढ़ता जाता है। जैसे यहाँ पर आप लोगों ने इसका एग्जाम्पल देखा, एनिमेशन वीडियो भी देखा इसका, कि जैसे जैसे चालक तार की लंबाई अपन बढ़ाएंगे उसका प्रतिरोध बढ़ेगा, यानी चालक तार की लंबाई के क्या होता है बच्चों, प्रतिरोध समानुपाती होता है। उम्मीद करता हूं आप लोगों को ये समझ में आया होगा। ठीक है, तो अपन इसमें लिखेंगे क्या, इसमें क्या लिखेंगे अपन, इसमें लिखेंगे कि चालक तार की लंबाई बढ़ाने पर, इसमें लिख लो चालक तार की लंबाई बढ़ाने पर चालक तार की लंबाई बढ़ाने पर प्रतिरोध बढ़ता है तथा प्रतिरोध बढ़ता है, अर्थात अपन लिख सकते हैं अर्थात प्रतिरोध चालक की लंबाई के समानुपाती होता है। प्रतिरोध चालक तार की लंबाई के समानुपाती होता है,
यानी जो प्रतिरोध होता है बच्चों वो चालक तार की लंबाई के क्या होगा, समानुपाती होगा। ठीक है, समानुपाती मतलब मैं ऐसे लिख सकता हूं R समानुपाती L। ठीक है, R समानुपाती L, यानी चालक तार की जैसे जैसे लंबाई बढ़ाएंगे अपन उसका प्रतिरोध भी क्या होगा बच्चों, बढ़ेगा। चालक तार की समानुपाती का मतलब यही होता है, मैं आप लोगों को मैंने ओम का नियम पढ़ाया था तब भी बताया था कि समानुपाती है मतलब इस क्वांटिटी को जितना बढ़ाएंगे इसको ये उतनी ही बढ़ेगी, इसको जितना कम करेंगे ये उतनी ही कम होगी। तो यही तो अपन ने देखा था, लंबाई में यही तो फर्क हो रहा था कि लंबाई जितनी ज्यादा बढ़ रही थी उतनी ज्यादा इलेक्ट्रॉन के प्रवाह में बाधा उत्पन्न हो रही थी, यानी उसका प्रतिरोध बढ़ रहा था। और जैसे जैसे लंबाई कम हो रही थी उसके प्रवाह में बाधा उत्पन्न कम हो रही थी, यानी उसका प्रतिरोध कम हो रहा था। तो समानुपाती का मतलब ये होता है, डायरेक्टली अपन ये बोल सकते हैं कि प्रतिरोध चालक तार की लंबाई के क्या होता है, समानुपाती होता है। ठीक है, अब ये समानुपाती है और इनके बीच में R और L के बीच में ग्राफ बनाई जाए, एग्जाम में पूछी हुई है, एग्जाम में बच्चों पूछी हुई है। आगे अपन अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल पर कैसे निर्भर करता है प्रतिरोध वो देखेंगे, तो वो एग्जाम में पूछा हुआ है, वो एग्जाम में पूछा हुआ है। तो देखो अगर अपन ग्राफ बनाना चाहें तो वो ग्राफ कैसी बनेगी, ग्राफ बनाना चाहें तो देखो इधर तो मैंने ले लिया प्रतिरोध R और इधर ले लिया चालक तार की लंबाई। ठीक है, अब इसके साथ में कैसे परिवर्तित होता है तो उसका ग्राफ आप लोग बना लो कि जो समानुपाती दो क्वांटिटी दो राशियां जब भी समानुपाती होती है तो बच्चों उनकी ग्राफ कैसी बनती है, उनकी ग्राफ समानुपाती की ग्राफ सरल रेखा बनती है, उनकी ग्राफ कैसी बनती है, सरल रेखा बनती है। लास्ट वीडियो के अंदर मैंने आप लोगों को इसको बताया था, इसको भी अच्छे से ये लो, ये ऐसी ग्राफ बनेगी इसकी समानुपाती सीधी ऐसी। ठीक है, तो ये है बच्चों एक नंबर की ग्राफ पूछी जाती है कि लंबाई और प्रतिरोध, ये तो इसकी लंबाई है और ये प्रतिरोध है, इनके बीच में ग्राफ बनाते हैं तो एक सीधी रेखा प्राप्त होती है। आप लोग देख भी सकते हो लंबाई को जितना ज्यादा बढ़ा रहा हूं प्रतिरोध भी बढ़ता जा रहा है। ठीक है, तो ये तो चीज यहाँ पर थी कि लंबाई को जितना बढ़ाएंगे प्रतिरोध उतना ही बढ़ेगा, लंबाई जितनी कम होगी प्रतिरोध उतना ही कम होगा। ठीक है, तो ये आप लोग इतना उतार लो। उम्मीद करता हूं पहला पॉइंट आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि चालक तार की लंबाई पर प्रतिरोध कैसे निर्भर करता है। बहुत ही इंटरेस्टेड चीज है, तो आप लोग जल्दी से इसको उतारो, या तो स्क्रीनशॉट लेके रख लो, मैं अलग हट गया हूं बोर्ड से, स्क्रीनशॉट लेके रख लो, या फिर क्या करो आप उतार लो वीडियो को पॉज करके। ठीक है, इसीलिए मैं बार बार बीच से हट जाता हूं ताकि आप लोग आराम से उतारते रहो। ठीक है, तो देखो इसको मैं मिटा रहा हूं। अब है बच्चों कि जो दूसरा पॉइंट है अपना कि जो अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल पर कैसे निर्भर करता है, अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल पर कैसे निर्भर करता है। जो दूसरा पॉइंट है बच्चों अपना वो है चालक तार की लंबाई होगी चालक तार के अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल पर, चालक तार के अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल पर। अब अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल कौन सा होता है ये बात भी आप लोगों को पता होनी चाहिए कि अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल कौन सा होता है। बच्चों अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल से मतलब है ये जो चालक तार है मेरे पास, ये जो चालक तार मैंने लिया है इसकी मोटाई से मतलब है, इस चालक तार की किससे मतलब है, मोटाई से मतलब है, इस चालक तार की मोटाई कितनी है। ठीक है, मोटाई बढ़ाएंगे घटाएंगे तो क्या फर्क पड़ेगा, तो इसको भी मैं पहले आप लोगों को समझा देता हूँ, बाद में अपन लिखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले समझ लो कि जैसे मान लो ये मेरे पास एक तार है जिसकी ये मोटाई दे रखी है, एक मेरे पास ये तार है जिसकी मोटाई लंबाई दोनों की समान है, बस मोटाई में फर्क है, एक की मोटाई ज्यादा है एक की कम है, यानी इसका एरिया A1 है और इसका एरिया ये A2 है। ठीक है, अब इसके अंदर भी वही कहानी है, ऐसे बहुत सारे एटम्स है बच्चों। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन यहां से चलना स्टार्ट करता है, इसमें भी यहां से चलना स्टार्ट करता है। अब देखो आप लोग मेरे को खुद बताओ, ये तो एक संकरा रास्ता है, ये एक चौड़ा रास्ता है, यानी ये तो अपन को इस पतली गली से जा रहे हैं और ये चौड़े रास्ते फुल हाईवे से जा रहे हैं गाड़ी लेके, तो इधर से चलने में ज्यादा बाधा आएगी या फिर इधर से चलने में, आप लोग खुद बताओ मेरे को। अगर खुली सड़क है तो अपन आसानी से चले जाएंगे, ज्यादा अपन को ज्यादा बाधा उत्पन्न नहीं होगी, लेकिन अगर
सकरा रास्ता होगा तो अपन को चलने में थोड़ी परेशानी होगी, वैसा इलेक्ट्रॉन के साथ है, सकरा रास्ता होगा तो इस इलेक्ट्रॉन के प्रवाह में ज्यादा बाधा उत्पन्न होगी, और चौड़ा रास्ता होगा तो इसके प्रवाह में बाधा उत्पन्न कम होगी। तो यहां से क्या पता लगा कि जैसे जैसे अपन मोटाई बढ़ाते जाते हैं तार की, क्षेत्र अनुप्रस्थ तार क्षेत्रफल बढ़ता जाता है, उसका प्रतिरोध क्या होता है बच्चों, कम होता जाता है, प्रतिरोध कम होता जाएगा। ठीक है, तो ये आप लोग एनिमेशन वीडियो से इसको भी देख सकते हो। आप लोगों को दिख रहा होगा कि एक तार दे रखा है जिसकी मोटाई A1 है, एक A2 मोटाई का, यानी एक थोड़ा पतला है, एक थोड़ा मोटा वायर है। ठीक है, अब इसके अंदर भी इलेक्ट्रॉन अपन प्रवाहित करके देखते हैं। तो देखो ये जो बच्चों आप लोग देख रहे हो, पहले वाला जो वायर है, पहले वाला जो तार है, उससे जो इलेक्ट्रॉन प्रवाहित जब होगा तो देखो वो आराम से ऐसे निकलेगा, यानी उसमें ज्यादा टक्कर होगी, उसकी ज्यादा कोलिजन होगी। लेकिन बच्चों देखो जो दूसरे वाला तार है उसके अंदर जब इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होता है तो वो एकदम फटाफट ऐसे निकल जाता है, एकदम जल्दी से ऐसे निकल जाएगा, क्योंकि ज्यादा टक्कर नहीं होती है, उसको चलने के लिए खूब अच्छा वाला रास्ता मिल जाता है, उसको जगह मिल जाती है। ठीक है, दोबारा देख लो आप नीचे वाले में, देखो कि जैसे जैसे ये मूव होता है, ठीक है, वैसे वैसे क्या होता है, आगे पहुंच जाता है। ठीक है, तो यहां से देखने पे अपन लोगों को पता लगा कि जो चालक तार होता है उसका अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल बढ़ाने पर उसका प्रतिरोध क्या होता है बच्चों, वेरी गुड, कम होता है, उसका प्रतिरोध क्या होगा, कम होगा। ठीक है, तो जैसे जैसे चालक तार की अपन मोटाई या फिर बोल दो आप लोग क्षेत्रफल बढ़ाते हैं, वैसे वैसे बच्चों उसका जो प्रतिरोध है वो कम होता जाता है। ठीक है, तो अपन लिख सकते हैं चालक तार के अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल बढ़ाने पर चालक तार का अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल बढ़ाने पर अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल बढ़ाने पर चालक का प्रतिरोध घटता है, अर्थात क्या होगा कि जो अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल है वो प्रतिरोध की क्या होता है बच्चों, व्युत्क्रमानुपाती होता है। चालक का अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल प्रतिरोध के व्युत्क्रमानुपाती होता है। मतलब व्युत्क्रमानुपाती को बच्चों अपन ऐसे लिखते हैं, आप लोगों ने, ये भी आप लोगों के लिए नई चीज होगी थोड़ी, देख लो। व्युत्क्रमानुपाती को अपन लोग ऐसे लिखते हैं 1/में करके, 1/में करके क्या लिखते हैं उसको, व्युत्क्रमानुपाती को अपन लिखते हैं। ठीक है, यानी R1/A, यानी इससे यहां से क्या पता लगता है कि A की वैल्यू जितनी बढ़ाते हैं R की वैल्यू उतनी ही कम होती है। आप लोग ऐसे देख सकते हो, जैसे एक तो दे रखा है, मान लो इसको इक्वल में मान लो एक बार, एक तो दे रखा है मान लो 1/A, ये 1/A दे रखा है, एक बार समझने के लिए बता रहा हूं। अब एक तो एरिया दे रखा है बच्चों, मेरे को दे रखा है 10 और एक एरिया दे रखा है मेरे को 5। ठीक है, तो यहां से R की वैल्यू क्या आएगी, 1/10 आएगी, R1 मान लो, और R2 क्या आएगा 1/5। अब आप लोग इन दोनों में से देख के बताओ कौन सी संख्या बड़ी होगी, कौन सी छोटी होगी, यानी R1 बड़ा होगा कि R2 बड़ा होगा, बोलो बच्चों कौन सी बड़ी होगी, ये वाली बड़ी संख्या होगी, R2 बड़ा होगा ना, यानी R2 ग्रेटर देन R1 होगा। क्यों, क्योंकि 1/5 है और एक 1/10 है, तो बड़ा कौन सा आएगा 1/5 वाला। ठीक है, यानी जो छोटी संख्या से भाग होगा वो संख्या बड़ी होगी, और ये एक को अगर बड़ी संख्या से भाग देंगे, एक छोटी संख्या से भाग देंगे, तो छोटी संख्या से भाग देंगे वो संख्या बड़ी आएगी और ये वाली छोटी आएगी। जबकि है क्या, यहाँ पर क्षेत्रफल ये बड़ा है ये कम है, और जबकि प्रतिरोध ये बड़ा है ये कम है, यानी उल्टा है, इनवर्स है। वैसे यहाँ पर है, इसलिए अपन 1/, करके ऐसे दिखाते हैं। R व्युत्क्रमानुपाती है A की, R व्युत्क्रमानुपाती है A की,
और ऐसा बोलते हैं आर समानुपाती है 1/a के। 1/a बोलते हैं तब तो समानुपाती है, और ओनली a बोलते हैं तब क्या है बच्चों, व्युत्क्रमानुपाती है। ध्यान रखना, ये आगे की क्लासों में भी आप लोग उसको अच्छे से पढ़ोगे। ठीक है, तो अगर बच्चों 1/a बोला जाता है तब तो अपन समानुपाती बोलेंगे, और अगर अपन ओनली a बोलेंगे तो क्या बोलेंगे, व्युत्क्रमानुपाती बोलेंगे। अब अपन ग्राफ बनाते हैं, ये बच्चों इंपॉर्टेंट है, वैसे तो आ चुका है ये बोर्ड एग्जाम के अंदर 1 मार्क्स का। ठीक है, एक बार के लिए आ चुका है 2018 के अंदर। देखो जैसे मैं इनमें ग्राफ बनाता हूं, मैं ग्राफ बना रहा हूं बच्चों r के अंदर और क्षेत्रफल a के अंदर, a में और r में ग्राफ बना रहा हूं। 2 ग्राफ बनाऊंगा, एक ग्राफ बना रहा हूं बच्चों में, एक जो दूसरी ग्राफ है वो मैं बना रहा हूं r में और 1/a में, r में और 1/a में ग्राफ बना रहा हूं, और एक बना रहा हूं r में और 1/a में ग्राफ बना रहा हूं, और एक r में और a के अंदर ग्राफ बना रहा हूं। ठीक है, ये 1/a में और ये है बच्चों r। ठीक है, इनके बीच में मैं ग्राफ प्लॉट कर रहा हूं, तो आप लोगों को यहां से देखने में पता लग रहा है r a की क्या है, व्युत्क्रमानुपाती है। तो बच्चों व्युत्क्रमानुपाती का ग्राफ ऐसे बनता है, ध्यान से आप लोग देख लो। ठीक है, ये याद रखना आप लोगों को, व्युत्क्रमानुपाती का ग्राफ ऐसे बनेगा। ठीक है, अब r1/a की क्या है, मैंने अभी भी बताया आप लोगों को, r1/a की क्या है, समानुपाती है। तो समानुपाती का ग्राफ तो मैंने कैसा बताया, सरल रेखा बताया। तो क्या बन जाएगा बच्चों, ऐसे सरल रेखा बन जाएगा। ठीक है, तो 1/a के बीच में ग्राफ पूछे तो सरल रेखा बनाएंगे, और ओनली क्षेत्रफल a के बीच में ग्राफ पूछे तो अपन कैसी बनाएंगे बच्चों, व्युत्क्रमानुपाती ग्राफ बनाएंगे, जिसको परवलयाकार ग्राफ होती है, पैराबोलिक ग्राफ, परवलयाकार। ठीक है, तो ये आप लोग इतना वीडियो को पॉज करके उतार लो कि सबसे पहले अपन ने चालक तार का प्रतिरोध, मैं बोलता जा रहा हूं, आप लोग इतने में उतार लो। चालक तार का प्रतिरोध देखा, तो प्रतिरोध क्या है, आवेश प्रवाह में उत्पन्न बाधा थी। आवेशों के प्रवाह में उत्पन्न बाधा को क्या कहते हैं बच्चों, प्रतिरोध कहते हैं। फिर प्रतिरोध की निर्भरता आप लोग देख रहे हैं, चालक तार की लंबाई पर कैसे निर्भर करता है, लंबाई के समानुपाती होता है, मतलब लंबाई को जितना ज्यादा बढ़ाते जाएंगे उसका प्रतिरोध उतना ही बढ़ता जाएगा। और अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है, यानी अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल जितना ज्यादा बढ़ाएंगे उसका प्रतिरोध उतना ही कम होगा। ठीक है, ये सारी चीजें अपन लोगों ने अभी तक देखी है। उसके बाद में अपन बात करते हैं प्रतिरोध की ताप पर कैसे निर्भर करता है, प्रतिरोध ताप पर कैसे निर्भर करता है। ठीक है, तो देखो बेटा, प्रतिरोध ताप पर कैसे निर्भर करता है, प्रतिरोध की ताप पर निर्भरता। प्रतिरोध की जो अगला पॉइंट है वो है प्रतिरोध की ताप पर निर्भरता। ताप पर कैसे निर्भर करेगा, तो इसको समझ लो आप लोग। सबसे पहले तो देखो क्या होता है कि जो बच्चों ताप बढ़ाते हैं तो क्या होगा, जैसे मैं यहाँ पर एक बना रहा हूँ, तार बना रहा हूँ, यहाँ पर मान लो मैंने एक ये तार बनाया है। ठीक है, ये तार बनाया है, इसके अंदर बच्चों ये होते हैं, एटम्स रहते हैं ये। अब बच्चों जब अपन टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो इनके बीच में वाइब्रेशन भी बढ़ता है। टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो ये जो एटम्स दे रखे इनमें वाइब्रेशन होगा, ये वाइब्रेट होंगे, वाइब्रेशन बढ़ेगा। ठीक है, तो वाइब्रेशन बढ़ने से कैसे होगा, देखो सबसे पहले आप लोग जैसे मान लो एक एटम्स दे रखे हैं, ये एक चालक तार है, ये एक चालक है, मेरे पास चालक लेता हूं, एक तो चालक होता है, एक कुचालक होता है, एक अर्धचालक होता है। तीनों के बारे में देखेंगे। कुचालक आप लोग, चालक तो होता है जिसके अंदर धारा प्रवाहित हो सके, यानी चालक क्या होगा कि जैसे मान लो इसके ये टेम्परेचर बढ़ाऊंगा तो आप लोगों को इसके अंदर दिख रहा होगा कि टेम्परेचर जैसे अपन बढ़ाते हैं तो क्या होगा, टेम्परेचर की वैल्यू बढ़ाने से देखो इनमें वाइब्रेशन होता है, वाइब्रेशन बढ़ता है। अब आप लोगों को पता है चालक जिसके अंदर धारा प्रवाहित होती है, तो बच्चों जो चालक होते हैं उनके अंदर क्या होते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्यादा होती है। मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्यादा है इसके अंदर, देखो 3-4 दिख रहे हैं आप लोगों को मुक्त इलेक्ट्रॉन अलग कलर के, ये बाकी एटम्स दिख रहे हैं। अब टेम्परेचर बढ़ाने से एटम्स में क्या होता है, वाइब्रेशन होता है, वाइब्रेशन होगा इनके अंदर। वाइब्रेशन होने से क्या होगा, इनके जो प्रवाह है इसमें बाधा उत्पन्न ज्यादा होगी,
यानी ये इनके टक्कर कोलिजन ज्यादा होगी, इनका रास्ता रुक जाएगा, ऐसे 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 इनमें क्या होगा, वाइब्रेशन होगा, जिसके कारण क्या होता है, इसका प्रतिरोध बढ़ता है। तो अपन लोग बोले कि चालक जो होते हैं उनके अंदर टेम्परेचर बढ़ाने पर उनका प्रतिरोध बढ़ता है। चालकों के अंदर, चालक कौन से होते हैं, जिसके अंदर विद्युत धारा प्रवाहित होती हो, तो चालकों के अंदर क्या होता है, टेम्परेचर बढ़ाने पर प्रतिरोध बढ़ता है। ठीक है, जैसे चांदी, तांबा, सोना इत्यादि, इनके अंदर क्या होता है, टेम्परेचर बढ़ाने पर प्रतिरोध बढ़ेगा, तो चालक धातुएं होती है उनके अंदर। अब है जैसे कुछ कुचालक धातुएं होती है, कुचालक होते हैं, कुचालक के अंदर क्या होते हैं बच्चों, एक तो मुक्त इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं बच्चों, कम होते हैं। जैसे इसके अंदर आप लोगों को दिख रहा है एक मुक्त इलेक्ट्रॉन है, इसके अंदर एक मुक्त इलेक्ट्रॉन है, लेकिन क्या होगा कि जब ये, इनमें भी क्या होता है, वो तो कहानी सेम है, वाइब्रेशन तो इनमें भी होगा, जब टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो वाइब्रेशन तो इनके एटम में भी होगा, ठीक है। लेकिन क्या होगा कि ये जो, क्योंकि उनको भी तो एनर्जी मिलेगी जिससे वो भी तो वाइब्रेट करेंगे, और वो वाइब्रेट करते हैं साथ में, जैसे ये इलेक्ट्रॉन है एक, ये आगे जाता है तो उनके वाइब्रेशन के कारण उनसे टक्कर होती है, टक्कर होने से एक इलेक्ट्रॉन और मुक्त हो गए, यानी ये दो हो गए, फिर ये आगे चलेंगे फिर और ज्यादा इलेक्ट्रॉन मुक्त हो गए, ऐसे मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ती जाती है, जिससे क्या होता है बच्चों, जिससे क्या होगा, इसके अंदर ताप बढ़ाने पर बढ़ता है, ताप बढ़ाने पर क्या होता है, बढ़ता है। अर्धचालक की बात कर रहा हूं, ठीक है। तो अपन सीधा सीधा अगर बोले देसी भाषा के अंदर, सीधा सीधा बोले तो कुछ धातुएं होती है जैसे सोना, चांदी, तांबा, इनके अंदर क्या होता है बच्चों, टेम्परेचर बढ़ाने पर इनका प्रतिरोध बढ़ता है, और कुछ धातुओं के अंदर टेम्परेचर बढ़ाने पर प्रतिरोध घटता है, ठीक है। और अर्धचालकों के अंदर क्या होगा, अर्धचालकों में भी टेम्परेचर बढ़ाने पर चालकता बढ़ेगी, यानी प्रतिरोध का मान कम होता है, प्रतिरोध क्या होता है, कम होता है, ठीक है। फिर जैसे अपन लिख ले, इसके अंदर लिखे तो क्या होगा, अपन लिखिए कुछ धातुएं जैसे, कुछ धातुएं जैसे बच्चों लिख लो, कुछ धातुएं जैसे, जैसे तांबा, चांदी, सोना आदि में ताप बढ़ाने पर, ताप बढ़ाने पर प्रतिरोध, ताप बढ़ाने पर प्रतिरोध बढ़ता है, ताप बढ़ाने पर क्या होगा, प्रतिरोध बढ़ेगा। और कुछ धातुएं होती है जैसे मैग्नीन, कॉन्स्टेंटन, इनमें क्या होता है, ताप परिवर्तन के साथ में बहुत ही कम होता है। फिर जैसे अपन बात करें, फिर अपन जैसे बात करें अर्धचालकों की, जैसे सिलिकॉन और जर्मेनियम होते हैं, उनमें ताप बढ़ाने पर क्या होता है, प्रतिरोध। फिर अपन बात करें अर्धचालकों में, अर्धचालकों में, अर्धचालकों में ताप, अर्धचालकों में, अर्धचालक कौन से होते हैं बच्चों, को लिख लेता हूं यहां पर, सिलिकॉन और जर्मेनियम। अर्धचालकों में ताप बढ़ाने पर प्रतिरोध घटता है, क्या होता है, घटता है, ठीक है। और कुछ मिश्र धातुएं होती है जैसे कॉन्स्टेंटन वगैरह, मैग्नीन, कॉन्स्टेंटन होती है, इनके अंदर क्या होता है, टेम्परेचर पर जैसे जैसे बढ़ाते हैं तो प्रतिरोध बहुत ही कम मात्रा, बहुत ही कम परिवर्तित होता है, यानी परिवर्तित न के बराबर परिवर्तित होता है। और कुछ धातुएं होती है जिसमें, जिनमें ताप कम करने पर, एक निश्चित ताप कम करेंगे तो एक निश्चित ताप पर जाकर उनका प्रतिरोध शून्य हो जाता है, जिन्हें अतिचालक बोलते हैं, जिन्हें क्या बोलते हैं, अतिचालक बोलते हैं। जैसे बच्चों पारा होता है, वो 4.2 केल्विन पर ताप पर शून्य प्रतिरोध हो जाता है, तो अपन लोग उसकी वो लिख सकते हैं, नोट लगा के लिख सकते हैं, पारे का, पारे का 4.2 केल्विन ताप पर, पारे का 4.2 केल्विन ताप पर प्रतिरोध, प्रतिरोध शून्य होता है, शून्य होता है, प्रतिरोध क्या होगा, शून्य होगा, ठीक है। तो ये आप लोग इतना लिख लो। उसके बाद में जो पदार्थ होते हैं उस पर कैसे निर्भर करता है, जो पदार्थ होते हैं उस पर कैसे निर्भर करता है, ये बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट नोट लिखाया गया आप लोगों को, कि जो पारा होता है
ठीक है, उसका प्रतिरोध क्या होता है, शून्य होता है। कितने टेम्परेचर पर, 4.2 केल्विन ताप पर। अब एक लास्ट जो अपना बचा है वो बचा है कि प्रतिरोध मटेरियल पर कैसे निर्भर करता है, धातु पर कैसे निर्भर करता है, पदार्थ पर कैसे निर्भर करता है, कि अपन ने कौन से मेटल का, कौन सी धातु का, कौन से पदार्थ का अपन ने चालक तार लिया हुआ है, उस पर कैसे निर्भर करेगा। ठीक है, तो बच्चों चालक तार पर निर्भर करने से, पदार्थ पर निर्भर करने से मतलब है कि उसकी स्ट्रक्चर कैसी है, उसकी स्ट्रक्चर चेंज हो जाती है। उसकी स्ट्रक्चर से मतलब है कि जैसे आप लोगों को समझने के लिए मैं बता दूं एक बार, वैसे तो बेसिकली अपन ऐसे नहीं बता सकते, लेकिन समझने के लिए बता दूं कि जैसे मान लो एक मैंने एल्यूमिनियम का तार लिया, एक ठीक है तांबे का तार लिया। ठीक है, अब देखो जैसे ऊपर वाला तार है उसके अंदर क्या है कि जो इलेक्ट्रॉन है उसके प्रवाह में कितनी बाधा उत्पन्न होगी, और नीचे वाला तार है उसमें कैसी बाधा उत्पन्न होगी, यानी इन दोनों में स्ट्रक्चर में फर्क आप लोगों को दिख रहा होगा। ठीक है, एक को रास्ता ज्यादा मिलता है, एक को कम मिलता है। तो ये अपन समझने के लिए बता रहा हूं, वैसे अपन स्ट्रक्चर से ऐसे नहीं बता सकते, बस आप लोगों के लिए समझने के लिए बता रहा हूं। ठीक है, तो देखो कौन से में आप ज्यादा बाधा उत्पन्न होगी, कौन से में प्रवाह में कम बाधा उत्पन्न होगी, आप लोग खुद इसको देख के आसानी से बता सकते हो। ठीक है, तो ये इससे मतलब है। तो इसमें अपन थोड़ा सा लिखेंगे बस, अब इसमें अपन एक लाइन लिखेंगे बस। ठीक है, तो देखो लिखो, प्रतिरोध की पदार्थ पर निर्भरता, प्रतिरोध की, डी पॉइंट है अपना, प्रतिरोध की पदार्थ पर निर्भरता, यानी पदार्थ पर प्रतिरोध कैसे निर्भर करता है, इसके अंदर बस आप लोग ये लिख लो, आर एल्यूमिनियम, आर सोना, आर तांबा और आर चांदी। यानी चांदी होती है बच्चों, सिल्वर इज ए गुड कंडक्टर, चांदी बहुत ही अच्छा चालक होती है। चांदी के तार लगाए नहीं जाते हैं क्योंकि चोरी वगैरह हो जाती है, महंगे होते हैं। ठीक है, इसलिए चोर ले जाते हैं, फिर इनको महंगे तो होते ही होते हैं, लगा भी ले चोर नहीं छोड़ेंगे। ठीक है, तो इसलिए बच्चों चांदी होती है वैसे तो गुड कंडक्टर, उसका प्रतिरोध बहुत ही कम होता है। ठीक है, तो सबसे ज्यादा प्रतिरोध एल्यूमिनियम का होता है, फिर सोना होता है, गोल्ड होता है, फिर तांबा होता है और फिर चांदी होती है। सबसे कम प्रतिरोध किसका होता है, चांदी का होता है। ये तो बच्चों इनकी होगी प्रतिरोध का क्रम, प्रतिरोधकता का है, प्रतिरोध का क्रम, प्रतिरोध का क्रम। अब इनकी चालकता का क्रम देखिए अपन, इनकी चालकता का क्रम। तो बच्चों इनकी चालकता का क्रम देखें तो सबसे चालकता से मतलब सबसे ज्यादा चालक कौन सा होगा, तो सबसे ज्यादा चालक कौन सा होगा, जिसका सबसे कम प्रतिरोध होगा। तो यहां से सबसे कम प्रतिरोध किसका है, चांदी का। तो चांदी सबसे अच्छी चालक होती है। उसके बाद में तांबा, उसके बाद में कौन सा, तांबा, और उसके बाद में सोना।